हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो पढ़ रहे थे पहले वो था अपना एपिकल से स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और उसका अपन आज पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में अपन ने इसको जो स्टॉप किया था वो था एप्लियंस फॉर बी कीपिंग। यानी कि अपन को बी कीपिंग के अंदर जब अपन बात कर रहे थे इसकी मॉडर्न थ्योरी के अंदर जब अपन इसका आर्टिफिशियल तरीके से कीपिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें अपन को क्या क्या चाहिए था उसके लिए एप्लीकेंट्स फॉर बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए अपन को कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहे हैं, इसका कल्चर कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल कल्चर के लिए अपन को सबसे पहले इनको आर्टिफिशियल हाईवी चाहिए, या आर्टिफिशियल इनको छत्ते के रूप में कुछ ऐसे एपरेटस देने चाहिए जिनमें ये छत्ता बना सके या उनमें रह सके। तो सबसे पहले जो आएगा वो है आर्टिफिशियल बी हाइव और बॉक्स। ठीक है, या तो इनको आर्टिफिशियल बी हाइव कहा जाता है, आर्टिफिशियल कृत्रिम छत्ता या बॉक्स। ठीक है, दूसरा जो है वो है कॉम्ब फाउंडेशन। अब ये जो कॉम्ब फाउंडेशन जो होता है वो क्या होता है कि इनको एक लकड़ी का बना कॉम्ब होता है, फ्रेम होते हैं जिनके अंदर तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये तार कैसे हेक्सामर ऐसा षष्ठकोणीय आकृति में लगे हुए होते हैं, षष्ठकोणीय इस टाइप से। ठीक है, इस प्रकार से ये फाउंडेशन लगे होते हैं। इनके ऊपर, इन तारों के ऊपर जब जो श्रमिक होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो मोम के द्वारा इनमें छत्ते तैयार करते हैं। ये हो गया कॉम्ब फाउंडेशन। अगला जो है फोर टाइप का जो है वो है हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस। एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस यानी कि छत्तों से जो कॉम्ब फाउंडेशन है, जो छत्ते तैयार हो जाते हैं, उनसे शहद को बाहर निकालने के लिए जो एपरेटस आते हैं वो कहलाते हैं हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस। अगला जो आता है वो आता है अनकैपिंग नीफ। अब जो ये फाउंडेशंस होते हैं, हेक्सामर्स जो होते हैं, इनके अंदर मधुमक्खी शहद को बंद कर, शहद को स्टोर करके इनके ऊपर क्या कर देती है, मोम से कवर कर देती है इनको। ठीक है, कैपिंग कर देती है। तो अपन को जब मधुमक्खी जो शहद प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन जो अनकैपिंग कनिष्ठ या जो चाकू होते हैं उनको गर्म करके इस कैपिंग को पहले हटाया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद में ये अनकैपिंग हो जाती है और यहां से सीधा ही शहद को प्राप्त कर लिया जाता है। और कुछ आते हैं मिसेलियस
मिसेलिनियस एपरेटस, अन्य उपकरण। अन्य उपकरण में जैसे कि मधुमक्खी पर्दा, यानी कि जब जो कीपिंग करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको ओढ़कर वहां छत्ते में जिस प्रकार का भी, जैसे फूड, कृत्रिम रूप से फूड देना, या छत्ते की सफाई करने के लिए जब जाता है तो वो जो परदेश वगैरह जो होते हैं उनको ओढ़ के जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अनमिसेलियस एपरेटस आते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल बी हाइव्स या बॉक्स की। तो आर्टिफिशियल बी हाइव्स या जो बॉक्स होता है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो सर्वप्रथम 1851 के अंदर लैंगस्ट्रोक नाम के साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने कृत्रिम रूप का छत्ता तैयार किया था, जिसका आमाप अगर बात करते हैं अपन, उसका आमाप जो था वो था 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर लंबा और 14.5 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे लैंगस्ट्रोक, अमेरिका के थे लैंगस्ट्रोक। सन 1851 के अंदर इन्होंने फ्रेम तैयार किया था। इसका आमाप इस प्रकार का होता है जिसके अंदर 10 फ्रेम्स होते हैं, या जिसे अपन कह सकते हैं कॉन फाउंडेशन। ठीक है, ये पाए जाते हैं, 10 फ्रेम्स होते हैं। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं न्यूटन मॉडल के, न्यूटन मॉडल जब न्यूटन ने दिया था ये, तो इसके अंदर 7 से 10 फ्रेम्स पाए जाते हैं। आमाप जो इसका होता है वो यही होता है 21 इंटू 14, 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर। अगला जो अपन बात करते हैं लैंगस्ट्रोक मॉडल के अंदर 10 फ्रेम होते हैं और इसका आमाप जो ये न्यूट्रॉन का था, और लैंगस्ट्रोक का जो आमाप था वो था 44.8 इंटू 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका था, ये लैंगस्ट्रोक का था, और न्यूट्रॉन का था 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर, जिसमें इसके अंदर तो 7 से 10 फ्रेम्स थे। ठीक है, और लैंगस्ट्रोक के तो थे उसके अंदर 10 फ्रेम्स पाए, ये आप उपस्थित अपन रख सकते हैं उसके अंदर। अब बात करते हैं अपन भारत की। तो भारत के अंदर जो लैंगस्ट्रोक फ्रेम्स या जो मॉडल है वो अपने यहाँ पे भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही पंजाब, यहां पे लैंगस्ट्रोक के द्वारा जो मॉडल तैयार किए गए थे, जिनका आमाप कितना बताया था मैंने, 44.8 इंटू 23 सेंटीमीटर के आमाप वाले फ्रेम यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे अपन बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा जो जिस आमाप में तैयार किए जाते हैं उसका आमाप है 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके इस फ्रेम को इन्होंने चेंज किया और चेंज करके इसका बनाया, यहां से लेकर 31 इंटू 24.5 सेंटीमीटर तक के छत्ते तैयार किए, इस आयाम तक के। भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन्होंने इस आमाप के अलग अलग आमाप के
जिसमें से जो न्यूनतम आमाप का था वो तो था 21 इंटू 14.5 सेंटीमीटर, और अधिकतम आमाप का था वो था 31 इंटू 20.4 सेंटीमीटर के आमाप के अलग अलग छत्ते तैयार किए, जिसके अंदर अलग अलग टाइप से 7 से लगभग 11 फ्रेम्स इनके अंदर रखे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो आधुनिक विधि के अंदर जो उपयोग में लाए जा रहे हैं, उसके बेस पे इनके अंदर जो फ्रेमों की संख्या है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। साथ ही इनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट में, जहां पे मधुमक्खी के लिए अधिकतम मात्रा में भोजन होता है या सुगम वातावरण जो होता है मधुमक्खियों के लिए, उसके स्थान पे इनको उठाकर रखा जा सकता है, और वहां से जब वातावरण चेंज होता है तो वहां से वापस इनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार के छत्ते तैयार किए जाने लगे। अब बात करते हैं अपन इन छत्तों के अंदर आवश्यक एपरेटस जो होते हैं वो होते हैं, तो अपन बात करते हैं टाइपिकली आर्टिफिशियल हाइव्स। टाइपिकल आर्टिफिशियल हाइव्स के अंदर आवश्यक जो अलग अलग उपकरण जो होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले होता है स्टैंड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? स्टैंड, सॉरी स्टैंड नहीं, स्टैंड, या अपन इसको कह सकते हैं पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये है इसके स्टैंड। ये स्टैंड जो होते हैं वो छत्ते को एक रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, जिनके ऊपर इनको रखा जाता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है बॉटम। जिसको बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं? बोर्ड। ये होता है बोर्ड। बॉटम जो होते हैं लकड़ी के बोर्ड के बने हुए होते हैं, जो इसको धरातल, जो छत्ते को क्या करते हैं, धरातल या आधार उपलब्ध करवाते हैं। इनका जो मेन होता है वो क्या होता है? आधार उपलब्ध करवाना। ठीक है, आधार उपलब्ध करवाना होता है। अगला होता है बोर्ड चेंबर। बोर्ड चेंबर जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये होता है बोर्ड चेंबर। इस बोर्ड चेंबर के अंदर 5 से 10 या 5 से 10 फ्रेम तक अपन रख सकते हैं। 5 फ्रेम भी रख सकते हैं और 10 फ्रेम भी रख सकते हैं। इसको सहन कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहन कक्ष कहते हैं, जिसके अंदर कॉम्ब डाले जाते हैं, कॉम्ब फाउंडेशन डाले जाते हैं, जो एक षष्ठकोणीय आकार में तार लगे हुए होते हैं, या ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर श्रमिक यहाँ पे किसका निर्माण करते हैं? हाइव्स का निर्माण करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार के हाइव्स होते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये अपन का है कि ये इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ऐसे ही इसके नीचे की तरफ ये डबल होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो अपन आजकल मॉस्किटो, जो मच्छरों को मारने के लिए जो इलेक्ट्रिक जो स्टिक आती है, जो बैडमिंटन टाइप की दिखती है अपन को, ठीक है, उस टाइप का आता है। तो ये ऊपर से और नीचे की तरफ भी सेम ऐसी आकृति में होता है। ठीक है, तो अब मधुमक्खी क्या करती है? इसके 7 छत्ते इनके ऊपर मोम लगाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है,
ऐसे, तो ये कवर हो जाता है यू। और इसके अंदर एक जो रानी मधुमक्खी होती है उसके द्वारा एग दिए जाते हैं और यहाँ पे जो लार्वा होते हैं उनको तैयार किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये होता है बोर्ड चेम्बर आपका। अगला आता है बोर्ड चेम्बर के बाद में आता है ग्रिड। ग्रिड या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है क्यूइंग एक्सट्रैक्टर। एक्सक्लूडर, एक्सक्लूडर। ये ग्रिड या क्यूइंग एक्सक्लूडर जो होता है इसके ये एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जिसके यहाँ पे भी कॉम्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? कॉम्स लगे हुए होते हैं जिनकी जो आकार होती है, जो पोर्स जो होते हैं उनकी संख्या उनका आकार छोटा होता है, जिनसे रानी तो बाहर नहीं निकल सकती लेकिन श्रमिक बाहर निकल सकते हैं। यानी कि अपन ग्रिड या क्यून एक्सक्लूडर का अर्थ समझे तो ये है कि ये एक अवरोधी पथ होता है जिसके अंदर रानी बाहर नहीं निकल सकती। रानी को रोकने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। अगला जो आता है वो आता है सुपर चेम्बर। ये है आपका सुपर चेम्बर। इस सुपर चैम्बर के अंदर ही मधुमक्खी द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। और इसके ऊपर जो अंतिम जो पार्ट आता है वो आता है ऊपरी हैविंग या हैवी क्लीनिंग, सेलिंग जिसे कहते हैं वो आता है। अगला आता है आपका हाइव सेलिंग। ये हाइव सेलिंग जो होती है ये इसके आगे की तरफ दो छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो वर्कर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और अंदर आते हैं। जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये होती है हाइव सेलिंग, जहां से एंटर करते हैं और इसके दूसरे पार्ट से यहां से क्या करते हैं, बाहर एग्जिट होते हैं, ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं वहां यहां से एग्जिट और एंटर करते हैं, ठीक है। अगला आता है कैपिंग या टॉप कवर। टॉप कवर ये वाला पार्ट। टॉप कवर के अंदर क्या होता है, ये जो मधुमक्खियां जो होती है उसकी जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसके ऊपर टिन की या लोहे की बनी चादरें डाल दी जाती है, जो इसको क्या करती है, एक आमाप उपलब्ध करवाती है ऊपर से, जो हर किसी प्रकार का, जिससे सूर्य से आने वाली सीधी प्रकाश की किरणों को रोकती है, बरसात के टाइम में पानी को रोकती है, ठीक है। और सबसे पहले जो इसका स्टैंड तैयार किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे लुढ़कान युक्त, ढलान लिए युक्त इसका स्टैंड तैयार किया जाता है, जिससे इसकी जो टॉप कवर होता है वो भी क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। और जब इसमें पानी बारिश गिरती है तो यहाँ से पानी लुढ़क कर सीधा नीचे गिर जाता है, इसके ऊपर ज्यादा समय रुकता नहीं है। ये हो गया। अपन यहाँ तक बात करते हैं कि इसके टाइपिकली हाइव्स के अंदर जो उपयुक्त में आने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखा अपन ने स्टैंड बोर्ड्स होती है जिसको बॉटम के नाम से, जो क्या करती है, एक आधार उपलब्ध करवाती है छत्ते को। दूसरा होता है इसके अंदर हाइव शेलिंग, जिसके अंदर दो पोर होते हैं जिसमें से एंटर और एग्जिट किया जाता है। दूसरा पार्ट होता है इसका बोर्ड चेम्बर, जिसके अंदर, जिसे क्या कहते हैं अपन, शयन कक्ष कहते हैं, जिसमें एग्स तैयार किए जाते हैं या नरों का या मधुमक्खियों का जन्म होता है। यहाँ पे उनको उसको सहा जाता है एग्स को। सुपेरियर चैम्बर के अंदर शहद तैयार किया जाता है। टॉप कवर के अंदर इसके टिन की छत पाई जाती है जो इसको बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बात करते हैं मधु निष्कर्षण, या मधु का किस प्रकार से, शहद को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है शहद या हनी एक्सट्रैक्टर।
हनी एक्सट्रैक्टर कृत्रिम कृत्रिम छत्ते से शहद को प्राप्त करने के लिए ये एपरेटस होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, शहद को बाहर निकालने के लिए जो एपरेटस यूज में लिया जाता है उसको कहा जाता है हनी एक्सट्रैक्टर। ये एक धातु का बना डिब्बा होता है जिसके अंदर अनेक थैलियां युक्त एक थैलियों युक्त घूमने वाला डंडा होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से अपन कॉम्स को निकालते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और वहां से उनको घुमाया जाता है जिससे उनमें एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, ये जैसे अपन बात करते हैं, ये अपना बॉक्स है जिसे अपन कहते हैं हनी एक्सट्रैक्टर। ठीक है, और इसके अंदर लकड़ी की छड़ें पाई जाती है जो क्या करती है, घूमती है। ठीक है, और घूमने के कारण अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो कॉम्ब लाते हैं उसको उसके ऊपर रखते हैं और इसको घुमाते हैं। ठीक है, जिसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डेवलप होता है, जिससे शहद क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के कारण इनकी दीवारों पे टकरा के, इस पात्र की दीवारों पे टकरा के बॉटम में चला जाता है। और यहाँ पे नल लगा हुआ होता है जिसके द्वारा शहद को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसके बॉटम में क्या होता है, पानी नल लगा हुआ होता है जिससे यहाँ बॉटम में शहद इकट्ठा हो जाता है। नल को जैसे चालू करते हैं शहद नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला आता है चाकू या क्निफ। अब चाकू का मैंने क्या वर्क बताया था, अनकैपिंग का। अनकैपिंग का, ठीक है, हनी एक्सट्रैक्टर के बाद में है चाकू। तो अनकैपिंग का जो वर्क करता है वो चाकू का वर्क करता है, क्योंकि जो कॉम्ब होती है और जिसके अंदर शहद प्रेजेंट होता है, इन कॉम्ब्स के अंदर क्या होता है, शहद उपस्थित होता है और यहाँ पे कैप लगी हुई होती है मोम की कैप इसलिए लगी हुई होती है क्योंकि शहद बाहर ना निकले, इसके लिए यहाँ पे मधुमक्खियों द्वारा उसको कैपिंग कर दी जाती है। अब जो क्नीफ जो होता है अपना, उसको गर्म करके इसके ऊपर घुमाया जाता है जिससे यहाँ की जो मोम होती है वो पिघल कर हट जाती है, और हटने के बाद इसको कहाँ रख दिया जाता है, हनी एक्सट्रैक्टर के ऊपर रख दिया जाता है और इसको घुमा दिया जाता है जिससे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डेवलप होता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स डेवलप होने के कारण जो इसके अंदर जो शहद होता है वो एक्सट्रैक्टर हनी एक्सट्रैक्टर की दीवारों से टकराकर बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, और बॉटम में इकट्ठा होने के बाद वहां से लगे नल के द्वारा इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कैचिंग एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। अगला जो टॉपिक है अपना वो है एक्सट्रैक्ट रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ हनी बीज। यहां पर कह सकते हैं कैचिंग एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। एक मिनट में इसमें इंक डाल लेता हूं। तो कैचिंग एंड रियरिंग एंड ऑफ हनी बीज के अंदर क्या होता है कि जब अपन कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से बी कीपिंग करते हैं तो अपन को सबसे पहले क्या होता है कि अपन ने आर्टिफिशियल बॉक्स भी तैयार कर लिया या हाइव्स भी तैयार कर लिया, तो अपन को फर्स्ट नीड पड़ती है हनी बीज की। ठीक है, तो उत्तम किस्म की नस्ल प्राप्त करने के लिए या चयन कर लेते हैं और उसको किस प्रकार से पकड़ते हैं कि एक टोपी नुमा जाल होते हैं अपने पास, ठीक है, इनके अंदर शहद लगाकर इनको रख दिया जाता है। जो इसके ऊपर मधुमक्खियां क्या होती है, अट्रैक्ट होती है और इसके अंदर बैठ जाती है, उस शहद का क्या करती है, रसपान करती है। तो संध्या के समय इनको यहां से उठाकर, जो अपन को बोर्ड चेंबर की बात कर रहे थे अपन, उसके अंदर शिशु चेंबर के अंदर इनको छोड़ दिया जाता है और वहां पे इनको कृत्रिम रूप से चीनी के रूप में
चीनी के रूप में इनको फूड दिया जाता है। तो यहाँ पे टू 2:3 को चीनी को 1/3 भाग पानी के अंदर घोलकर यहाँ इनको कृत्रिम रूप से भोजन तैयार दिया जाता है। और यहीं पे अन्य छत्तों से क्या किया जाता है, रानी मधुमक्खी को लाकर इसमें छोड़ दिया जाता है, जो एग देने का काम करती है। ठीक है। और जो कैचिंग का जो वर्क किया जाता है वो स्वार्मिंग के समय सबसे ज्यादा किया जाता है। जो इसके अंदर जो वृंदन होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया की जाती है, ठीक है, नर और फीमेल जो क्वींस मधुमक्खी और डोनर के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया जब होती है, वृंदन की जो क्रिया जो होती है, उस वक्त इनके अंदर इनको कैच किया जाता है और उनको कैच करके कहाँ रख दिया जाता है, कृत्रिम रूप से बने छत्तों के अंदर डाल दिया जाता है रानी मधुमक्खी को। और साथ में ही कुछ श्रमिक को भी उनके अंदर डाल दिया जाता है, जो धीरे धीरे उस छत्ते को अपनाकर वहां पे मधु का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। इसके लिए इसके साथ ही और अपन जो कर सकते हैं वो ये है कि कहीं नेचुरल स्थानों पर जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वहां से रानी मधुमक्खी क्वीन को और साथ ही कुछ श्रमिक को वहां से उठाकर इन कृत्रिम छत्तों में रख दिया जाता है, जहां से वो और उनको कृत्रिम रूप से वहां पे फूड अवेलेबल करवाया जाता है, जैसे कि चीनी का या शहद को भी अपन कृत्रिम भोजन के रूप में वहां पे उपलब्ध करवाते हैं। अब बात करते हैं अपन अगला जो आता है हाइव्स मैनेजमेंट। ठीक है। हाइव्स मैनेजमेंट के अंदर कि छत्तों का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो छत्तों का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो अपन को किस प्रकार से कि जो छत्ते होते हैं उनको उसी ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां पे फूड की आवश्यकता फूड सबसे ज्यादा हो। ठीक है। तो देखो जिस स्थान पर कृत्रिम छत्ता रखा गया है वहां अच्छी नमी व स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि जिन स्थानों पर अपन छत्ते को रखते हैं, हाइव्स को जहां रखते हैं वहां पे नमी प्रॉपर होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। जगह कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ जगह होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए। साथ ही अगला जो आता है कि वहां पे प्रकाश सीधे ही छत्ते पे नहीं गिरना चाहिए, प्रकाश सीधे ही आना चाहिए। अगला जो है वो है ये है कि इनके जो शिकारी प्राणी जो है शिकारी प्राणियों से दूर रखना चाहिए। जिस स्थान पर इनको रखा जाता है वहां पे फूलों की खेती होनी चाहिए। और ये जो खेत है ऐसे यानी कि इनके भोजन युक्त जो खेत है वो आधे मील से दूर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा दूर होंगे तो मधुमक्खियां भोजन लेने के लिए वहां नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि मधुमक्खियां की जो हैबिट्स के अंदर होता है वो क्या करती है, आधे मील तक फूड को लेने के लिए जा सकती है। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाले वहां पे फूल होने चाहिए जिनमें अधिक मकरंद की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, परागकण जो होते हैं वो अधिक संख्या में होनी चाहिए। अगला जो है वो अब जो पालनकर्ता जो होता है उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इनकी लाइफ साइकिल जो मधुमक्खी होती है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, उनमें स्वार्मिंग किस समय होती है, उनका जो एग को सहने की क्या प्रक्रिया होती है, नर्स अगर उसमें
क्यून्स ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, नर्स अगर उसमें डोनर्स जो ज्यादा समय तक होता है तो क्या होता है, ऐसी समस्या होगा उसको निपटने के लिए उसमें अच्छा नॉलेज उसको होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है यह है कि रानी मधुमक्खी की संख्या अगर बढ़ जाती है छत्ते में तो उनमें जल्दी से उनको अलग कर देना चाहिए। रानी मधुमक्खी एक ही होनी चाहिए। छत्ते में रानी मधुमक्खी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए, और समय समय पर रानी मधुमक्खी को हटाकर उसकी जगह नई रानी मधुमक्खी रख देनी चाहिए। डोनर्स जो नर्स जो होते हैं, नर मधुमक्खी जो होती है उनको फर्टिलाइजेशन या स्वार्मिंग के बाद उनको वहां से एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। यदि वातावरण, और अगला जो है वो ये है कि अगर वातावरण के अंदर भोजन जो नेचुरल फूड या फूलों की खेती अगर खत्म हो गई होती है या भोजन की मात्रा कम हो गई होती है तो उनको आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से फूड देना चाहिए। ठीक है, गर्मी छतों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां पे स्वच्छ या फ्रेश वाटर की अधिकता हो। ठीक है, या अपन जिस स्थान पे छत्ते बना रहे हैं वहां पे फ्रेश वाटर के छोटे छोटे टैंक बना देने चाहिए जिसमें फ्रेश वाटर होना चाहिए। क्योंकि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो मधुमक्खियां जो होती है, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, वो अपने पंखों को गीला करके बाह्य वातावरण से अपने आप को बचाती है और फूलों से मकरंद लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि वो जब तक अगर उनके पंख सूख जाएंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा, इसलिए वो क्या कर लेती है, अपने पंखों को गीला कर लेती है जिससे उनको उनका टेम्परेचर हाई नहीं होता और वो अधिक टेम्परेचर में भी मकरंद और परागकण वहां से लेकर आती रहती है। अगला आता है मिसेलिनियस एपरेटस या एप्लीकेंस। ठीक है, इनके अपन बात कर रहे थे कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि बी लीफ हो सकता है या बी वेल्फ जिन्हें कहते हैं। पहला जो है वो है बी वेल, या अपन इनको हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पर्दा। ये जो मधुमक्खी पर्दा जो होता है या बी वेल जो होता है वो क्या होता है, ये एक टोपीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो एक ऊपर से तो कवर्ड होती है और नीचे से एक धागे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जब कोई जो मधुमक्खी पालन करने वाला होता है वो क्या करता है, इसको सिर पर रख के फिर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता है, क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो इनको डंक ना लगा दे। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है ग्लव्स। जब फ्रेम्स या कॉम्स को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है तो ग्लव्स को पहनकर उनको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जिससे अपने जो हाथ होते हैं वो छत्ते के पास जाते हैं और वहां पे मधुमक्खियों की संख्या अधिकता होती है, श्रमिक वहां पे ज्यादा होते हैं और वो क्रोधित होकर डंक नहीं लगा दे, इसके कारण वहां पे ग्लव्स की उपयोगिता होती है। अगला जो होता है वो आता है स्मोकर। ये स्मोकर का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये एक डिब्बा होता है जिसके अंदर अपन स्मोक करने का वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी जलता हुई लकड़ी या कुछ भी रख दो जो स्मोक करेगी। ये जालीदार होता है। ठीक है, ऐसे जालीदार ये होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसका कैप को उठाया, इसमें जलते हुए किसी भी पदार्थ को डाला, उसको बंद कर दिया, वो जलना तो बंद हो जाएगा लेकिन उससे धुआं या स्मोक बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसको अब इसका उपयोग जो किया जाता है वो कब किया जाता है, हनी एक्सट्रैक्ट जब अपन करते हैं या शहद को बाहर निकालते हैं उस वक्त करते हैं, जिससे श्रमिक तो इससे दूर चले जाते हैं और इनका आक्रमण करने का खतरा कम हो जाता है। अगला जो आता है ब्रश। ब्रश का जो वर्क होता है वो क्या होता है, इन छत्तों को या जो कृत्रिम छत्ते होते हैं उनको साफ करने का होता है। एक आता है खुरचना, ये जिसको कहते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर आप अच्छे से जानते हो, स्क्रैपर किसे कहते हैं। जब अपने दादाजी या दादी जी जब
दादी जी या अपने मम्मी जब बचपन में थी तो उस समय जो दूध गर्म किया जाता था वो मटकी के अंदर गर्म करते थे। ठीक है, किसमें? मटकी के अंदर। और मटकी के अंदर गर्म करने से जो दूध होता था वो जलकर पेंदे में चिपक जाता था। उसको हटाने के लिए एक धारदार उपकरण यूज में आता था, वो इस टाइप का होता था। ठीक है, और ये धार युक्त होता था। इसका जो इस मटकी के अंदर चिपके हुए दूध को हटाने का काम करता था, जिसे ही कहते थे अपन स्क्रैपर। ये स्क्रैपर जो फ्लेम्स या कॉम्स होते हैं उनके ऊपर जो मोम लगी हुई होती है, जो मधुमक्खियों के द्वारा जो उस पे मोम तैयार की जाती है, उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, अगला आता है सिलेक्शन ऑफ बी फॉर एपीकल्चर। selection of bee for एपीकल्चर। अब ठीक है, ये है बी, यानी कि अपन को अब क्या करना है, मधुमक्खी एपीकल्चर के लिए मधुमक्खी का चयन करना है। ठीक है, और चयन किस प्रकार की मधुमक्खी का करना है? जो एक तो स्वभावी या अपन कहे कि मृदु स्वभावी की हो। ठीक है, सीधा ही अग्रेसिव ना हो कि अपन जैसे पास से निकले वो अग्रेसिव टाइप की ओर आके डंक मार दे। ठीक है, तो वो कैसी हो, मृदु स्वभावी की होनी चाहिए। ठीक है, अधिक मेहनती होनी चाहिए। पहला तो कैसा, मृदु स्वभावी। दूसरी अधिक मेहनती होनी चाहिए, सुदृढ़। तीसरा जो है सुदृढ़ कॉलोनी बनाने युक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मधुमक्खी क्या होती है कि कॉलोनी में रहना ही पसंद ना करे, और जैसे ही कोई दूसरी मधुमक्खी उसके पास में कॉलोनी बनाने के लिए आए तो उस पर अटैक कर दे। इस प्रकार की मधुमक्खी का चयन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला मृदु स्वभाव के तरीके से रहने वाली मधुमक्खी का पालन करना चाहिए, जिसे जेंटल कहते हैं। जेंटल टेम्परेमेंट, जेंटल टेम्परेमेंट टाइप की होनी चाहिए। दूसरा, कॉलोनी बना के रहने वाली होनी चाहिए, सुदृढ़ या अपन का है कि एक वेल डेवलप। कॉलोनी का निर्माण करने वाली मधुमक्खी होनी चाहिए। तीसरा अपन कहे है कि ये श्रमिक, जो इसके श्रमिक जो होते हैं वो कैसे होंगे, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक होनी चाहिए, एनर्जी युक्त होनी चाहिए। चौथा अगर अपन बात करते हैं तो ये मेहनती होनी चाहिए। हाँ, मेहनती होनी, इनके श्रमिक मेहनती होनी चाहिए और ऊर्जावान होनी चाहिए। चौथा, ये स्वयं की शिकारियों से रक्षा करने युक्त होनी चाहिए, कि ये स्वयं की दूसरों से अपनी रक्षा कर सके, इस प्रकार की होनी चाहिए। पांचवी अगर बात करते हैं तो इनके जो श्रमिक होते हैं वो, इनके जो श्रमिक या वर्कर्स जो होते हैं वो अलग अलग पादपों पे, अलग अलग प्रजाति के फूलों का मकरंद आसानी से सक कर सके और उनको एकत्रित करके उनसे शहद निर्माण कर सके। ऐसे मधुमक्खियों का पालन करना चाहिए। अगला जो है इसमें है अधिक मात्रा में शहद एकत्रित करने वाली मधुमक्खी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने इसमें ऐसे ये मृदु स्वभाव की होती है, सुदृढ़ कॉलोनी का निर्माण कर सकती है, ऊर्जावान है, शिकारियों से अपनी रक्षा कर सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों से मकरंद इकट्ठा कर सकती है, लेकिन शहद निर्माण की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही शहद का निर्माण नहीं करती हो। तो अगला जो है वो ये है कि ये अधिक मात्रा में शहद का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। अगला जो है वो ये है कि ये कैसे भी वातावरण में अपने आप को अडेप्ट कर सकती हो। ठीक है, अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं कि किसी भी कल्चर करने के लिए अपन को अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे कि ये बात करें कि अपन कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर
हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई मधुमक्खी है, उसका पालन वहां किया जा रहा है, तो अगर अपन उसका कल्चर राजस्थान के अंदर करें तो वो यहाँ पे भी अपने आप को अडेप्ट कर सके, इस प्रकार की प्रजाति का चयन करना चाहिए। और भारत के अंदर अगर अपन इस प्रकार की प्रजाति का बात करते हैं तो आता है नाम इंडिका एपिस इंडिका, सॉरी एपिस इंडिका। ये भारत की ऐसी प्रजाति है जिसको हर किसी भारत के अंदर कहीं पे भी इसका कल्चर कर सकते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है कि ये अगर भोजन की कमी आ जाए तो इनको कृत्रिम रूप से जो दिया जाने वाला फूड होता है उसको सर्वाइवल कर सके, उसको प्रीफर कर सके, उसको खा सके उसके, ठीक है। अगला आता है एपिकर्मी के लिए, जो एपिकर्मी जो होता है उसका जो पालन करता है उनके लिए कि कृत्रिम छत्ते की देखभाल के दौरान शहद एकत्रण, कॉम फाउंडेशन फ्रेम आदि का नियमन निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। वो किसके लिए, जो इसका पालन करता जो है उसके लिए है कि जो जब एपीकल्चर अपन कर रहे होते हैं तो कृत्रिम छत्तों के अंदर जो फ्रेम्स होते हैं उनका निरीक्षण समय समय पर करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो कमियां जो होती है उनको दूर किया जा सके। अगला जो आता है कि ऐसी इस प्रकार की छत्तों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जिससे कि जिसमें शिकारी प्राणी उसमें प्रवेश ना कर सके। दूसरा है जो किंग क्रो या ब्लैक एंड्स जो होती है, जो शहद को अपना भोजन के रूप में लेती है, उनसे दूर रखना चाहिए, उनसे बचाना चाहिए। अगला जो आता है कि कॉलोनी के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी मधुमक्खी के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो छत्ते में भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। शहद को उचित स्थानों तक ले जाने के लिए सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जो एपियरी जो होती है, यानी कि अपना जो कल्चर करने के लिए जो खेत जो होते हैं एपियरी, उनको सड़क के किनारे पे तैयार करना चाहिए। अगली जो आती है प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग,